वेलकम टू द चैनल। तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने जो है समराइज किया था द ओवरव्यू ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सो इन दिस प्रेजेंट वीडियो वी आर गोइंग टू समराइज द ओवरव्यू ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अपने लास्ट वीडियो में देखा कि बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, एक सिंगल साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट होता है जिसमें आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है और राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं और भी जरूरी मॉलिक्यूल्स जो किसी भी बैक्टीरियल सेल के उसके नॉर्मल प्रोसेसेस के लिए जरूरी हैं या क्रूशियल है, वो सभी एक सिंगल कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है, दैट इज साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। आप जानते हैं उसमें न्यूक्लियस भी जो है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे प्रेजेंट है क्योंकि इट इज नॉट बाउंड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जो पूरा यूकैरियोटिक सेल है वो अलग अलग, that is functionally distinct membrane bound कंपार्टमेंट में सब डिवाइडेड है। मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट मतलब अलग अलग ऑर्गेनेल्स दैट आर बाउंडेड बाय अ वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन। फाइन, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ाई था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एक मेजर डिफरेंस क्या है कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो सभी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, बट दीज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। फाइन, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जो पूरा यूकैरियोटिक सेल है वो अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। ठीक है, और इन कंपार्टमेंट्स को ही हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये कंपार्टमेंट जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन से सराउंडेड है और साथ ही साथ हर कंपार्टमेंट का अपना खुद का एक एंजाइम सिस्टम है। एंजाइम सिस्टम मतलब आप जानते ही हैं कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको कैटालाइज करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। फाइन, तो हर कंपार्टमेंट का अपना खुद का एक एंजाइम सिस्टम है। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, उनके अपने स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल्स हर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है। साथ ही साथ इनके पास एक क्या बोलेंगे हम, हाईली एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम क्या है कि ये क्या करता है, मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में। फाइन, तो अब ये अलग अलग कंपार्टमेंट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। फाइन, तो न्यूक्लियस क्या है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस यूकैरियोट्स की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज एनक्लोज्ड इनसाइड अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर एनवेलप जिसे हम कह सकते हैं, उससे सराउंडेड होता है आपका जेनेटिक मटेरियल। फाइन, तो अब न्यूक्लियस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम, जो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इट इज जनरली प्रेजेंट इन हाईली कंडेंस फॉर्म या कॉम्पैक्ट फॉर्म। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है या डीएनए होता है इट इज कॉम्प्लेक्स्ड विद सम प्रोटीन्स दैट आर नोन एज हिस्टोन प्रोटीन्स या स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी उसमें हो सकते हैं। तो डीएनए जब प्रोटीन्स के साथ कॉम्प्लेक्स होता है या ज्वाइन होता है तो एक हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है जो जिसे हम कह सकते हैं क्रोमैटिन। फाइन, और ये क्रोमैटिन फर्दर जब इनकी और ज्यादा पैकेजिंग होती है या और ज्यादा ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देन इट इज नोन एज क्रोमोसोम। तो अगर हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो उसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये देख लीजिए, जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर एनवेलप से सराउंडेड है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये डबल मेम्ब्रेन है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो इसकी ये हम देख सकते हैं, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। फाइन, और इस देख सकते हैं आप इस पूरे न्यूक्लियर एनवेलप पे कहीं कहीं क्या है, माइन्यूट पोर्स अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो पोर्स, जहां पे भी आपको ये गैप दिखाई दे रहा है न्यूक्लियर एनवेलप में बीच बीच में, तो दीज आर नोन एज न्यूक्लियर पोर। ठीक है, न्यूक्लियर पोर का काम क्या है, दे आर द साइट थ्रू विच जो आरएनए या प्रोटीन का एक्सचेंज होता रहता है, मतलब फ्रॉम अब इसके बाहर का एरिया क्या है, इसके बाहर का एरिया है साइटोप्लाज्म।
ठीक है, ये जो पूरा एरिया, ये तो पूरा सेल के अंदर न्यूक्लियस है ना, कोई भी सेल होगा, दिस इज द सेल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और जो ये बाहर का एरिया है दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इन पोर्स के थ्रू क्या होता है, आरएनए या प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस या न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये होता है न्यूक्लियर पोर का काम। फाइन, इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये जो पूरा न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है, जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और इसी में एक क्या कह सकते हैं, एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। दीज आर मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलिज्म, मतलब उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहती है, ये विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। और न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, दीज आर द साइट फॉर आरआरएनए सिंथेसिस। ठीक है, अब जो राइबोसोमल आरएनए है उनके सिंथेसिस की साइट, मतलब यहाँ पे आरआरएनए का सिंथेसिस होता है। और इन दोनों जो आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये देख सकते हैं आप, इनके बीच में जो स्पेस है, दिस इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, तो ये है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। फाइन, और यहाँ पे आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज प्रेजेंट विच इज कॉम्प्लेक्स्ड विद प्रोटीन्स, जो हिस्टोन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है उसके साथ वो कॉम्प्लेक्स हो रखा है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। फाइन, अब जब बात आती है क्रोमोसोम की, ठीक है, तो क्रोमोसोम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्रोमोसोम जनरली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फाइन, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, ये विजिबल होता है किस दौरान, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब चल रहा है, जब सेल डिवाइड करता है, एस फेज के दौरान जब डीएनए सिंथेसिस होता है तो उस दौरान डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और ये जो दो आर्म्स आपको दिख रही है, दीज आर दी सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, विच इंडिकेट्स दैट कि डीएनए क्या हो गया है, डुप्लीकेट हो गया है। फाइन, या डीएनए का सिंथेसिस हो चुका है। और ये जो स्ट्रक्चर है आपको, ये कब दिखता है, ये दिखता है ड्यूरिंग द मेटाफेज फेज ऑफ द सेल साइकिल। तब ये इतने ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं कि आपको इजीली ये विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, जितना इनका कंडेंसेशन होता रहता है, मतलब जितना ये कॉम्पैक्ट होते जाएंगे उतने ज्यादा ये विजिबल हो जाएंगे। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपको दिखेगा ड्यूरिंग मेटाफेज। फाइन, तो ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और ये अटैच होते हैं एक पॉइंट पे विच इज नोन एज सेंट्रोमेयर। फाइन, तो ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, इट इज नोन एज सेंट्रोमेयर। अब सेंट्रोमेयर की पोजीशन के हिसाब से भी ये सेंट्रोमेयर क्या है, जरूरी नहीं है कि इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम ओनली, इट इज नॉट नेसेसरीली प्रेजेंट इन द सेंटर, इट कैन बी एनीवेयर। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, क्रोमोसोम को भी हमने 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो पार्ट्स, लेट हैव अ लुक। फाइन, अब इसमें आता है सबसे पहले मेटासेंट्रिक, सेकेंडली सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, एंड टीलोसेंट्रिक। Now,
सो अगर हम एक जनरल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, फाइन, तो हमने क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर इसको हमने 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। अब अगर ये सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम सच दैट, ये जो है ना, इनको कहा जाता है आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, फाइन। तो अगर जो सेंट्रोमियर है इट इज प्रेजेंट एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है सच दैट कि ये जो 2 आर्म्स हैं ये इक्वल है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों आर्म्स क्या हैं, इक्वल हैं, इक्वल इन लेंथ, तो तब उसे कहा जाएगा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, फाइन। अगर सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम, फाइन। सिमिलरली अगर वो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, ऊपर है सच दैट एक आर्म जो है उसकी लंबी हो गई और दूसरी हल्की सी शॉर्ट हो गई है, तो तब उसे कहा जाएगा सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। सिमिलरली अगर ये सेंट्रोमियर लाइज क्लोज टू द एंड, ये यहाँ पे ना होके बिल्कुल एंड की तरफ आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो तब उसे कहा जाएगा एक्रोसेंट्रिक, मतलब द सेंट्रोमियर लाइज क्लोज टू द एंड, ठीक है। और लास्ट में टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक लाइज एकदम एंड पे, ठीक है, अगर बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट है तो देन इट इज नोन एज टीलोसेंट्रिक। तो फाइन, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, हमने क्या करा है 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, फाइन। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर कि न्यूक्लियस में क्या चीजें प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सारी चीजें क्या हैं, फाइन। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड दिस, दैट कि ये जो भी सेल होता है, ठीक है, फाइन। अभी हमने, आपको याद होगा, हमने ये बताया था कि बैक्टीरियल सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, एनिमल सेल, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, बट प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होगी, जैसे कि आपने अभी डायग्राम में देखा होगा जो मैंने अटैच किया था, तो एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फाइन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, और राइबोसोम्स हो गए, वैक्यूल्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गए, ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, प्लस एक फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। उस फ्लूइड मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, या और भी जरूरी चीजें, और भी जरूरी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो किसी भी लिविंग सेल के लिए जरूरी है या क्रूशियल, फाइन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की जो भी चीज है दैट इज साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म किस किस चीज से बना है, एक तो इसमें ये जो फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसे हम कह रहे हैं साइटोसोल, प्लस ये जो ये सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेल, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज है दैट इज साइटोप्लाज्म, फाइन। अब एक और चीज मैं आपको ये बोलना भूल गई, इससे प्रीवियस जो हमने न्यूक्लियस पढ़ा था, तो जनरली क्या है, सेल में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ये प्रोसेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलते रहते हैं, ठीक है, जिसकी जब भी नीड हो वो प्रोसेस चलता रहता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्योंकि देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, तो जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि एक डिवीजन है या एक बाउंड्री है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, आप जानते ही हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो जिसके अंदर न्यूक्लियस है, फाइन, और इसके बाहर साइटोप्लाज्म है, तो एक बाउंड्री है जो कि साइटोप्लाज्म और आपके जेनेटिक मटेरियल को क्या कर रही है,
अलग अलग कर रही है, ठीक है, या उनके बीच में एक बाउंड्री है जो दोनों को सेपरेट कर रही है। तो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चलता है, ठीक है, रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चलता है, वो चलता है आपके न्यूक्लियस में। और जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस चलता है, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, वो होता है आपके साइटोप्लाज्म में। फाइन। तो यूकैरियोटिक सेल में स्पेस और टाइम दोनों के हिसाब से ही ये जो सेल्यूलर प्रोसेसेस होते हैं, ये क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। फाइन, ठीक है, अब आगे चलते हैं। So, in addition to nucleus, other organelles like endoplasmic reticulum, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली एक नेटवर्क है जो कि क्लोज्ड और हम कह सकते हैं फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का, और इसकी जो बाउंड्री होती है ना, इट इज कंटिन्यूअस विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि जस्ट अभी हमने ड्रॉ किया था, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इसी से कंटिन्यू होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ इस तरीके से फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, इसे एक के ऊपर एक स्टैक कर देते हैं ना, पाइल अप कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये जो वाला स्ट्रक्चर हमने बनाया, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हमने क्यों बनाया? ये हमने इसलिए बताया, ये बताने के लिए कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाउंड्री होती है या जो उसकी मेम्ब्रेन होती है, इट इज इन कंटिन्यूएशन विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑल्सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ कुछ जगह पे कहीं कहीं पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इस तरीके से। राइबोसोम, जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि राइबोसोम जो है, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों में ही राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फाइन, क्योंकि ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती इनकी, दीज आर नॉट मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेल्स, और ये दोनों में ही पाए जाते हैं। एंड दीज आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होते हैं। तो जहां पे भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ER का वो पार्ट जहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, इट इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फाइन, जहां पे भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, उस पार्ट को कहा जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और वो पार्ट जहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, इट इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फाइन, इसको हम शॉर्ट में SER भी कह सकते हैं, और उसको हम शॉर्ट में RER भी कह सकते हैं, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड जहां पे नहीं है प्रेजेंट है या जहां पे वो एब्सेंट है, इट इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फाइन, ये था। अब आता है इसका फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है बेसिकली, प्रोटीन, क्योंकि इसके पास राइबोसोम है तो प्रोटीन्स और लिपिड सिंथेसिस है। फाइन, और ये क्या करता है? कैल्शियम का स्टोर हाउस है, मतलब कैल्शियम को स्टोर करके रखता है, और ये कैल्शियम फर्दर जो सेल सिग्नलिंग प्रोसेसेस होते हैं वहां पे इस कैल्शियम का यूज होता है, मतलब ये कैल्शियम वहां पे यूटिलाइज होता है। फाइन, और जो भी ना केवल अपने लिए प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, बल्कि दूसरे किसी ऑर्गेनेल्स के लिए भी या उनके मेम्ब्रेन के लिए भी अगर किसी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट रहती है तो उसको ये फुलफिल करता है। फाइन, तो ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस स्पेस को इनक्लोज करता है, ये जो स्पेस है इसके अंदर, इसे कहा जाता है ER ल्यूमेन। फाइन, तो दिस वाज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम ले गोल्जाई सिस्टर्नी,
ठीक है, ये भी क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड स्टैक होते हैं कह सकते हैं हम, मतलब एक के ऊपर एक, जिस तरीके से आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसी तरीके से आपके गोल्जाई भी हैं, इनके पास भी ऑर्गेनाइज्ड स्टैक है, डिस्क लाइक कंपार्टमेंट्स हैं। और ये क्या करते हैं, ये भी रिसीव करते हैं लिपिड्स या प्रोटीन्स, कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वहां से गोल्जाई में जाते हैं और फर्दर गोल्जाई से आगे जो अनदर डेस्टिनेशंस हैं वहां तक ये प्रोटीन्स या लिपिड्स ट्रांसफर होते हैं। फाइन। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया which is known as powerhouse of the cell, chloroplast, all plants contain chloroplast। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑब्वियसली आप जानते ही हैं, द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो ये क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं। मोस्ट ऑफ द एटीपी जो प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। फाइन। और इसके अलावा लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स में डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, पेरोक्सिसोम्स प्रेजेंट होते हैं। पेरोक्सिसोम भी एक वेसिकुलर सॉर्ट ऑफ कंपार्टमेंट है जिसमें ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फाइन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द यूकैरियोटिक सेल, मतलब क्या क्या उसके अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। और हमने ये जाना कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक जो भी सेल्स होते हैं उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, मतलब जो एंटायर सेल है वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और हर कंपार्टमेंट का अपने एक स्पेसिफिक एंजाइम सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। फाइन। जिसके थ्रू क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट ट्रांसफर हो सकते हैं। अब ये जो कंपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं ये क्या है, एक्चुअली दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, और ये सिस्टम प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होती है। फाइन। अब क्या होता है, जितने भी जो प्रोटीन्स है, जैसे कि हमने बोला कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन मशीनरी है और प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं, और साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। बाकी जो जेनेटिक मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रहा है, डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस कहाँ पे हो रहे हैं, न्यूक्लियस में हो रहे हैं। ये भी हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अब क्या होता है, जैसे ही साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, अब इन प्रोटीन्स की सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग मतलब प्रोटीन सॉर्टिंग। ठीक है, जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं वो ऑब्वियसली उनको ट्रांसफर करना है, या तो वो किसी ऑर्गेनेल के पास जाएंगे या वो सेल से बाहर सिक्रीट आउट होंगे। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड होता है कि किस प्रोटीन का डेस्टिनेशन क्या है, मतलब उसको कहां पे जाना है, तो वो डिसाइड होता है बाय सिग्नल्स। और ये सिग्नल्स क्या है, दीज आर द अमीनो एसिड सिग्नल्स, अमीनो एसिड सीक्वेंस। ठीक है, तो जब भी कोई प्रोटीन सिंथेसाइज होता है उसके बाद थ्रू दी अमीनो एसिड सीक्वेंसेस हमें ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन की डेस्टिनेशन कहाँ है या इस पर्टिकुलर प्रोटीन को कहाँ जाना है, तो वो डिसाइड होगा उसके अमीनो एसिड सीक्वेंस पे। सो इस तरीके से प्रोटीन्स जो है वो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होते रहते हैं और अपने अपने डेस्टिनेशंस पे जाते रहते हैं। फाइन। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स किसी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हैं वो सब, उन सभी सेल ऑर्गेनेल्स का एक बेसिक फंक्शन होता है, और चाहे वो किसी भी सेल में हो, वो सेल ऑर्गेनेल चाहे किसी भी सेल में प्रेजेंट हो, उनका बेसिक फंक्शन हमेशा सेम रहेगा। मतलब जो ऑर्गेनेल जिस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उनका बेसिक फंक्शन हर सेल में सेम ही रहता है। बट अगर हम बात करें अबेंडेंस की, अबेंडेंस मीन्स उनके जो अमाउंट है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल में ज्यादा पाए जाएंगे जो ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनर्जी को जनरेट करने में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेटिव अबेंडेंस होगी किसी भी ऑर्गेनेल की, वो डिपेंड करती है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी उस हिसाब से ऑर्गेनेल का नंबर कम या ज्यादा हो सकता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द
overview of eukaryotic cell. I hope this is clear to you. So see you in the next class. Till then, take care. Do subscribe the channel, like and share the video. That's all for today. Thank you.